हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। घटना चक्र 2026 न्यू एडिशन जो बुक है घटना चक्र की, तो उसमें जो है हम लोग आज जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी मतलब इंडियन यानी कि भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और भूगोल का जो है, भूगोल का घटना चक्र का न्यू बुक का जो है, न्यू एडिशन का जो आया है 2026 में घटना चक्र का, तो भूगोल का 3 क्लास करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और हिस्ट्री का 2 क्लास करा चुके हैं, घटना चक्र का हिस्ट्री का। आज जो है पॉलिटी का पहला क्लास होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं जो है फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में, हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। और मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा और ना ही एप्लीकेशन पर कोई कोर्स खरीदने की बात होगी कि 99 रुपये कोर्स खरीद लीजिए, 10 रुपये कोर्स खरीद लीजिए, 20 रुपये कोर्स खरीद लीजिए। ये काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना ही मैं धंधा करने वाला धंधेबाज हूँ। ना ही मैं टीचर हूँ, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ। मैं आप सबका दोस्त हूँ। तो मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। तो तैयार रहिए फ्री में पढ़ने के लिए। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि मैं बहुत ही सस्ता पढ़ाता हूँ, मेरे से सस्ता कोई नहीं पढ़ाता है। और मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। और रही बात, इस क्षेत्र में मैं बहुत लेट से आया हूँ। तो मैं 2007 से ही पढ़ाना चाहता था, लेकिन सपोर्ट न मिलने के कारण जो है ना, नहीं पढ़ा पाया। फिर 2020 में पढ़ाना चाहता था, लेकिन नहीं पढ़ा पाया। फिर 22 में, 23 में, 24 में, 25 के लास्ट में नवंबर से शुरू हुआ है। तो बहुत लेट आया हूँ। अगर मेरा सपोर्ट किया गया होता तो मैं 2007 से ही पढ़ाता। 2007 से पढ़ाता मैं, और वो भी फ्री में पढ़ाता 2007 से ही। और अब तक फ्री में अगर पढ़ाता 2007 से, तो समझिए कि 2007 से फ्री में पढ़ाता तो अब तक कहाँ कितने बच्चे पढ़े हुए होते हैं। तो ये जो कोर्स बेचने का और बिजनेस करने का ये धंधा बन चुका है लोगों का, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कॉलेज हो या जितने भी कोचिंग हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करवाने वाले, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, दिल्ली पुलिस, ये सब जो है, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इस सब की तैयारी कराने वाले जो भी कोचिंग है, सिर्फ धंधा बना रहे हैं, धंधा। और प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो फ्री थी। तो शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, ना कि धंधा उसे बनाया जाना चाहिए। तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, उसके पीछे कारण है, मैं बता चुका हूँ। जो आपको हिस्ट्री वाले जो है घटना चक्र उसमें, और ज्योग्राफी वाले घटना चक्र में आपको मिल जाएगा क्यों मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट के पास जो पैसा होता है ना, वो उसका खुद का पैसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जॉब तो है नहीं। उसके पास जो भी पैसा होता है उसके माता पिता के पैसे होते हैं। तो क्या होता है कि वो उससे कोर्स खरीदता है और पढ़ना शुरू करता है, मेहनत भी करता है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब जो है आपको मेहनत और किस्मत दोनों मांगती है। गवर्नमेंट जॉब जो है मेहनत और किस्मत दोनों मांगती है। और दोनों जो है जिसके पास उस होता है वही नौकरी उसकी होती है। तो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी किस्मत जो है ना, अंत अंत तक जाते जाते साथ नहीं देती है, जिस कारण से जॉब नहीं हो पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम मेहनत ही करते हैं और क्या होता है कि उनकी जॉब होती है। आप बहुत सारे लोग को देखते हैं, देखे होंगे, अभी वैभव सूर्यवंशी, मेहनत वो भी किया है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया, मेहनत किया है। और भी जो भी खिलाड़ी हैं, क्या वो मेहनत नहीं किए हैं? मेहनत किए हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन जो मेहनत किए हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, उनको मौका भी नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे इस देश में खिलाड़ी हैं। यही बात है, तो किस्मत। और वैभव सूर्यवंशी का आप जन्म कुंडली देखिएगा, यूट्यूब पर है, लोग उस पर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त जन्म कुंडली है, यानी कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है कि वो 14-15 साल में पूरी दुनिया में नाम कर गया है। तो ये सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग 15-16 साल में ही कमाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग 40 साल के बाद कमाना शुरू, बहुत सारे लोग तो 50 साल के बाद जो है उनकी स्थिति सही होती है। मेरे गाँव में ही है, 55 साल के बाद उस परिवार की, मतलब जो है ना, उनकी स्थिति सही हुई है, आर्थिक स्थिति। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कब किसकी किस्मत कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। तो ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करने का अधिकार है, मेहनत करने का अधिकार है। फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी किसी के हाथ पे नहीं है। अगर होता तो, अगर अपने हाथ में होता ना, या आपके हाथ में, सबके हाथों में होता, तो हर कोई प्रधानमंत्री ही बनता। कौन जरूरी है सरकारी नौकरी, सीधे प्रधानमंत्री बनो ना यार, सीधे प्रधानमंत्री बनता। लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना, कर्म करना है। होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मान लीजिए कोर्स खरीद कर तैयारी कर रहा है, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, 4 साल में नहीं हुआ, उसके बाद तो
जितनी भी वैकेंसी आ रही हो सब उसमें क्या होता है कि धांधली हो ही रहा है, पेपर लीक हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चल रहा है। तो एक कारण तो ये भी होता है धांधली के कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं और करते करते 5 साल उसका बीत गया। 5 साल में उसने करीब करीब शहरों में रहकर वहाँ पर रहना खाना पीना रूम रेंट ये सब कोर्स वोर्स खरीदा, करीब करीब 5 लाख, मान लीजिए 5 साल में 5 लाख खर्च कर दीजिए। 5 साल में खर्च करने के बाद अगर मान लीजिए जॉब नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद से आगे चलकर वो बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है। मिडिल वर्ग फैमिली का जैसे बिजनेसमैन कोई है बहुत बड़ा, उसका बेटा थोड़ा ना आपका ये सरकारी जॉब का तैयारी करेगा, उसके यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करने वाला है। अब अंबानी और अडानी का बेटा थोड़ा ना सरकारी जॉब की तैयारी करेगा। नॉर्मल मीडियम वर्ग यानी मिडिल वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वही सरकारी तैयारी करते हैं और उसको फिर में रहता है कि सरकारी नौकरी हो जाएगी तो परिवार की जो है स्थिति सही हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो नहीं होने के बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो आपके पास कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है, आपने तैयारी किया है, नहीं हुआ तो क्या हुआ कि उसके बाद आप पैसे भी नहीं है कि बिजनेस कर पाइएगा। तो इसलिए पैसे को बचाइए, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, तैयारी कीजिए और नहीं हुआ तो कम से कम आपका पैसा बचा रहेगा तो आपकी फैमिली के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, आपके काम आएगा। उससे आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए भी पैसे चाहिए, फ्री में नहीं होता है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान शुरू होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, तो शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1775 से कितना 1853 तक। उसके बाद जो है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई ना, उसके बाद जो है क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन शासन चला गया, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद ये। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा गया। यानी कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर पहले कहा जाता था, तो उसको जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब जो है क्या किया गया, अब उसे जो है क्या नाम दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, इसमें जो जनरल जोड़ गया, यानी कि बंगाल को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। और उसकी सहायता के लिए, यानी कि सहायता के लिए क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा गया। यानी कि 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया, जिनका जो है कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। यानी कि ये 4 सदस्य वाले लोग जो है 5 वर्ष तक इस जो है गवर्नर जनरल का क्या करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस एक्ट के अनुसार वारन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी कि इस एक्ट के अनुसार, किस एक्ट के अनुसार, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस कलेवरिंग मानसन तथा वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। यानी कि वारन हेस्टिंग्स तो 1773 के आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि क्या बना, बंगाल का गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल बना और उसके साथ जो है एक 4 सदस्य परिषद का निर्माण जो किया गया था, परिषद का गठन किया गया था, तो उसमें जो फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। ये 4 लोग 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल को, यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल
को जो है बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि बंगाल में जो फोर्ट विलियम था उस प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ सब परिषद जो था, यानी परिषद जो था 4 सदस्यों वाली, उसको तथा इससे जो है प्रमुख मामलों तथा विदेश नीति विदेश नीति में मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। यानी कि इससे जो है प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। यानी कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मतलब रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसे एक्ट याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में क्या किया गया कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। पहले क्या किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई और उसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश को मतलब शामिल किया गया। कंपनी के कर्मचारी उनको निजी व्यापार, यानी कि आप जो है निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं तथा भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते हैं। इन जो है उपहार लेते थे और निजी व्यापार करते थे। तो इसको जो है 1773 एक्ट के तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है निजी व्यापार पर रोक और भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। इसको तो कंपनी के कर्मचारियों को, ये लोग जो निजी व्यापार करते थे उसके पहले 1773 के पहले और भारतीयों से उपहार लेते थे, इसलिए जो है तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसी को रोकने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें जो है ये कब आता है? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें जो है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इसके द्वारा जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी कि कंपनी के राजनीतिक मामले अलग होंगे और व्यापारिक कार्य अलग होंगे। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। इस एक्ट में जो है निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी कि यहाँ पर किया ये गया कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, इस एक्ट के माध्यम से जो है निदेशक मंडल को जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की अनुमति दी गई। यानी कि व्यापारिक मामला जो भी होगा कंपनी का वो निदेशक मंडल देखेगा, परंतु राजनीतिक मामला जो भी होगा उसका प्रबंधन जो है कौन करेगा? नियंत्रण बोर्ड करेगा। यानी नियंत्रण बोर्ड जो है राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करेगा। तो इसका गठन किया गया निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का। 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि 1786 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसको जो है विशेष परिस्थिति, यानी जब भी कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उस समय जो है अपनी परिषद के निर्णय जो है, यानी कि 4 सदस्यों वाली जो परिषद थी उसके निर्णय को निरस्त कर सकता है अथवा लागू कर सकता है। यानी कि अब उसके विवेक पर निर्भर करता है कि 4 सदस्यों वाली जो परिषद है जो भी नियम लागू की है, नियम बनाई है, या तो उसको लागू कर सकता है या निरस्त कर सकता है। तो ये जो है उस
गवर्नर जनरल पर निर्भर करता है और ये जो 1786 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, यानी कि गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यानी प्रधान जो सेनापति था उसको शक्तियां किसको प्रदान की गई, तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये अधिकार जो है सर्वप्रथम जो है किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 1793 के चार्टर एक्ट जब आया तो उसके अंतर्गत क्या किया गया कि कंपनी के जो अधिकार थे उसको जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट में क्या होता है इसको देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है इसको देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट बार जो है भारतीय लोगों की शिक्षा, यानी कि भारतीय जो भी लोग थे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। यह नियम बनाया गया कि प्रतिवर्ष जो है भारतीय जो है उन पर जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा उनकी शिक्षा पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा जो है ना हुआ नहीं है, सिर्फ ये नियम ही आया है लेकिन ये 1 लाख रुपया खर्च नहीं किया गया। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर देगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सी दे देगा 1784 का दे देगा एक्ट देगा, और डी नंबर में दे देगा आपका एक और कोई एक्ट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर होगा ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार, कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। समझ गए, पीछे जो दिया गया था 20 साल का अधिकार, अब जो है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है 20 साल का अधिकार को क्या किया गया, तो अब जो है समाप्त कर दिया गया। या तो चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा है, लेकिन चीन के साथ जो है चाय के जो व्यापार करते थे कंपनी करते थी इस पर जो है उसको अधिकार बना रहा है, यानी कि छोड़ दिया गया कि हाँ कहा ये गया कि आप जो है भारतीय व्यापार के अधिकार को तो समाप्त कर दिया गया कंपनी का, यानी कि लेकिन चीन के साथ जो व्यापार करते थे कंपनी, कौन सा, तो चाय का, उस पर जो है इनको अधिकार बना रहा है, उनको दिया गया कि हाँ आप करते रहिए, चीन से आप व्यापार जो करते हैं चाय का वो करते रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब जो है 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या किया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले तो है 1773 के एक्ट के द्वारा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था, यानी बंगाल का सिर्फ गवर्नर था, उसको जो क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और अब जो है 1833 का चार्टर एक्ट आता है, मतलब चार्टर एक्ट आता है, इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, तो भारत का गवर्नर बना दिया गया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल हटा के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो याद रखिएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का। इस चार्टर एक्ट की धारा जो है 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता था। यानी कि इस चार्टर एक्ट की धारा जो है 87 के
अनुसार जो है कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। इसी किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी कि देश की शासन प्रणाली को क्या किया गया? तो केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा। और ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब जो है कंपनी का जो पहले तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी का जो है भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ जो है उसके चाय के साथ व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। यानी चीन के साथ ये चाय का व्यापार करते थे, उसको जो है ना बना रहा है, उसको छोड़ दिया गया कि नहीं आप कीजिए, लेकिन भारतीय व्यापार के अधिकार का जो समाप्त कर दिया गया कंपनी का। और अब जो है 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, 1813 के बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या कर दिया गया कि अब जो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा। यानी कि वो जो है कंपनी अब नहीं भारत में व्यापार कर सकती है और ना ही चीन में व्यापार कर सकती है। अब उसके पूरे व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब जो है उसका कार्य क्या निर्धारित किया गया कि सिर्फ आपको जो है राजनीतिक कार्य ही करने हैं, अब आपको व्यापार वाला काम नहीं करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो है चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, यानी कि कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में क्या किया गया? तो शामिल किया गया। यानी सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा शामिल किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो इसको शामिल किया गया था। किसको? तो मैकाले को किसके रूप में? तो कानूनी सदस्य के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया कि सपरिषद यानी कि परिषद में जितने भी लोग थे उसी की बात कर रहा है। सपरिषद गवर्नर जनरल को, यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल को, यानी गवर्नर जनरल और परिषद में जो भी लोग थे सभी लोग मिलकर जो है क्या करेंगे? पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता को मानदंड अपनाकर भेदभाव के आधार पर अयोग्यता का निषेध किया गया। इसी एक्ट में जो है नियुक्तियों के लिए योग्यता को मानदंड अपनाकर जो है भेदभाव के आधार पर अयोग्यता का निषेध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 का उसके बाद एक्ट आता है। 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि विधायी शक्तियों को जो है कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो विधायी शक्तियाँ जो है ना विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जैसे कि क्या है हमारे संसद में क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण हेतु जो है गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। यानी कि क्या किया गया कि विधि निर्माण के लिए जो है क्या किया गया? गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। यानी कि विधि निर्माण करना होगा तो उसके लिए जो है गवर्नर जनरल की विधायी परिषद होना चाहिए। यही विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। जिसे जो है आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही खुली प्रतियोगिता, यानी सिविल सेवक जो होते हैं ना, सिविल सेवक,
उनकी भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए अब हम लोग प्रश्न कोश देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। तब पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया था कलकत्ता में? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को किया गया तो शामिल किया गया। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना जो है 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे, याद रखिएगा सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़िए, सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर इस जो है न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, तो गलत है। सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो है आगे क्या दिया गया है उसको देखते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल 1 सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर सवाल देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। पहला जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी नंबर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 में दिया है नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। समझ गए? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है आपका हो जाएगा, नियंत्रण परिषद 1784 के द्वारा किया गया था। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कब? तो 1774 में किया गया था। उसके बाद से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है सी का 1813 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, चार्टर अधिनियम के द्वारा। डी का गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हो जाएगा आपका 4। चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जिसमें मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था या शामिल किया गया था। तो इस अनुसार जो है ए का 2 बी का 1, ए का 1 दिया गया गलत है, ए का 2 बी का 1 और उसके बाद से सी का 3 बी का 4, यानी कि राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है इसके द्वारा 1813 के जो चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम ठीक है 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है।
यानी कि ये जो है थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। नियामक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है आपका जो है ये पिट्स का भारतीय अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के द्वारा जो नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। और किया गया था किसका, तो निदेशक मंडल की स्थापना किया गया था। व्यापारिक मामले के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार्टर, अब जो है तीसरा कलर चेंज करते हैं। तीसरा कलर ये चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब जो है 1833 तथा चार्टर अधिनियम 1833 जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया या बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा नंबर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा जो है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है 1 लाख रुपया जो है ना भारतीयों पर खर्च किया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारतीयों को शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। किसके द्वारा, तो चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरा जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। प्राच्य और आंग्ल विवाद तो था ही, तो ये आपका सही उत्तर होगा डी नंबर। 1, 2 और 3 तीनों होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 इसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान यानी ग्रांट की थी। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक सम्मिलित थे। जिसमें जो है आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल यानी एंग्लिस्टिक शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप यानी प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1835 इसका शासनकाल था। कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। राइट आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 नहीं होगा, 1853 नहीं होगा, 1873 भी नहीं होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया, सिर्फ चीन को छोड़कर। यानी कि चीन के साथ जो है कंपनी जो है व्यापार कर सकती थी, वो भी चाय का व्यापार। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। उसके बाद 1833 का जब चार्टर अधिनियम जब आया, उसमें क्या कर दिया गया कि अब जो भी था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, चीन के साथ भी समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे
राजनीतिक ही कार्य करने थे कंपनी को, केवल सारे व्यापार वाले कार्य को जो है रद्द कर दिया गया, यानी कि आप जो है व्यापार अब करने का काम आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो समाप्त किया 1813 का चार्टर एक्ट। 7 नंबर देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जो है विचार करना है के संबंध में। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को जो है चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी कि चीन के साथ मतलब व्यापार को बनाए रखा, लेकिन भारत के साथ जो था व्यापार को समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यानी कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व जो है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व जो है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये गलत है, 1 और 2 सही है। तो आंसर होगा आपका केवल 1 और 2 ही सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। यानी चार्टर एक्ट 1813 द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा। यानी चीन के साथ व्यापार जो है उसको मतलब हटाया नहीं गया, उसको मतलब जैसे था वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन भारत के साथ जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। ये भी सही है। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। यानी इसी एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 क्या है तो सही है, परंतु कथन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। यानी कि 1857 में क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, उसके बाद जो है 1858 का अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया क्या? तो भारत के राजस्व। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तब विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यानी कि राजस्व प्रशासन में जो उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? राइट आंसर ए 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर तथा अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जन्म स्थान के आधार पर, वंशानुक्रम के अनुसार और वर्ण यानी कि कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश जो है कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह वह पहला कानूनी प्रावधान था जिसने भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों में प्रवेश का मार्ग खोला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित सदस्यों
के रूप में प्रवेश मिला था, यानी कि पहली बार जो है 1861 में भारतीयों को जो है विधायी परिषदों में नामित सदस्यों के रूप में प्रवेश मिला था। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम अब देखते हैं, नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज का अधीन कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश ताज का अधीन कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को और भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल को जो है भारत का, यानी कि अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो ब्रिटिश ताज जो था क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था, कहाँ? तो भारत में। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम क्या बना? तो वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव, इस अधिनियम द्वारा जो है भारत का राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तब भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है क्या किया गया? तो क्या किया ये गया कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, यानी कि भारत का अब राज्य सचिव भी होगा, इस पद का सृजन किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, जिसमें जो है भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण जो है नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद, उसकी सहायता के लिए जो है इसकी तो सचिव, राज्य सचिव था, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, यानी कि 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या होता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की क्या की गई? तो शुरुआत की गई कानून बनाने की प्रक्रिया में। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तो आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया ये गया कि मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः जो है विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। चलिए आगे देखते हैं। इसने जो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। इसने जो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। अधिकतम जो है 6 माह की अवधि तक ही प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1892 के माध्यम से जो है क्या हुआ कि माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। किसके माध्यम से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करना है, यानी कि वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। किसके माध्यम से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। परंतु जो है आप जो है पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। किसके माध्यम से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना, यानी कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें सीमित अर्थों में। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 हम लोग देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909
तो चलिए इसको देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है क्या किया गया कि भारतीयों को विधि निर्माण में तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। यानी कि इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। यानी कि प्रथम कौन थे? तो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा थे जो शामिल हुए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल हुए थे, तो ये फर्स्ट भारतीय थे। कौन? तो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। इस अधिनियम ने जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। किसमें? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी में जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर क्या किया गया कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ेंगे, इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक आधार का निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे जो है सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो है इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार केंद्र में क्या किया गया? तो द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में क्या किया गया? तब बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो है समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की गई। इस अधिनियम के द्वारा जो है तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को जो है दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। किसमें? तो प्रांतीय विषयों को किसमें? तो दो भागों में। किसमें? आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत जो है एक आयोग का गठन किया जाना था। जिसका कार्य जो है 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि जिसका कार्य क्या था कि 10 वर्ष बाद जो है इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का क्या किया गया? तो प्रावधान किया गया। हालांकि यह प्रस्तावित संघ और संघात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया।
जबकि केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। पर यह केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था लागू नहीं है। पर यह केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था लागू नहीं हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए थे। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्या किया गया कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। यानी कि बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1947 के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1947 के द्वारा तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है 1934 के तहत जो है 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की गई। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। इसने जो है वायसराय का पद समाप्त कर दोनों नवसृजित स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसने जो है वायसराय का पद समाप्त कर दोनों नवसृजित स्वतंत्र डोमिनियन राज्य यानी कि पाकिस्तान और भारत के लिए क्या किया गया कि इसमें जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। प्रश्न कोश यानी कि अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तीसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो राइट आंसर आपका होगा 2 और 3। ये सही है और ये सही है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाले कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें जो है राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे जो है गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। 2 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें।
पहला, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। इसे जो है 20 जून 1892 को लागू किया गया। दूसरा, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। तीसरा, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, तो 1892 के संबंध में बात कर रहा है, सही कथन चुनना है। यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। सवाल ही कुछ ऐसा पूछा जाता है, कभी कभी आयोग के द्वारा जो है उनको खुद आंसर नहीं पता होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन वन सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधित नियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में से 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। अगला देखते हैं। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट को बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है, यानी तीनों का तीनों सही नहीं है। और यहाँ पर जो है सवाल जो पूछा गया है, भारतीय परिषद 1892 के संबंध में निम्न कारणों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दिया 1, 2, तीनों सही है, 1, 2 सही है, केवल 1, 3 सही है या केवल 2 सही है। तो तीनों का तीनों गलत है, इसलिए ये ऑप्शन कुछ होगा ही नहीं। सही पूछ रहा है तो कोई सही है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो राइट आंसर बी है, भारत परिषद अधिनियम 1892। अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल, 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था। इन पर पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, विकेंद्रीकरण से। अगला देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन, सी द्वैध शासन से या डी विधान परिषद से। राइट आंसर आपका ए होगा। कौन सा? तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 6 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं है या है? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र तथा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर 1 और 3, 1 सही है और 3 सही है, 2 नंबर गलत है, तो 1 और 3 सही है। ये जो है ना पृथक निर्वाचन 1909 वाला, ऊपर वाला जो सवाल था वही होगा, 2 नंबर का 1909 वाला। यहाँ पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो मुसलमानों के लिए किया गया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडियन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन यानी डायरकी की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। अ यानी आरक्षित व ब यानी हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया। अगला देखते हैं 7 नंबर। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर है आपका डी नंबर। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? पहला न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन, तीसरा भू राजस्व, चौथा पुलिस। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर 1, 3 और 4 सही है। राइट आंसर जो है 1, 3 और 4 सही है, यानी कि आपका जो है 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ये स्थानीय स्वशासन नहीं है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो है आरक्षित यानी रिजर्व, अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन आरक्षित विषय माने गए थे? तो 1, 3 और 4 था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी सी आंसर सही था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों यानी आरक्षित, रिजर्व्ड तथा अंतरित या हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। 9 नंबर देखिए क्या है सवाल। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? राइट आंसर बी 1919 का भारत शासन सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। राइट आंसर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन जो है केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि जो है प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का धारा जो है 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था।
ऊपर से थोड़ा फिर से देखिए, ऊपर से थोड़ा समझने वाली चीज़ है तो इसको समझना जरूरी है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। तो उसमें जो है अब जो है अब क्या है, तो अब है ऊपरी सदन यानी कि राज्य परिषद। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसकी अवधि जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। समझ गए। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, यानी कि राज्य परिषद में जो है ना 60 सदस्यों में से 20 सदस्य जो है सरकारी हो सकते थे अधिनियम 18 के तहत, यानी धारा 18 के तहत। और प्रथम बैठक से 5 वर्ष इसकी अवधि थी। अब देखते हैं हम लोग निचला सदन। निचला सदन यानी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अवधि थी प्रथम बैठक से कितना, तो 3 वर्ष था इसकी अवधि। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। तब भारत सरकार अधिनियम 1919 का धारा 19, ये ऊपर वाला में 18, धारा 18 था, धारा यहाँ पर 18 था, यहाँ पर धारा 19 है के तहत जो इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। इसमें जो है 140 सदस्यों का प्रावधान था, इसमें केंद्रीय विधानसभा में, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 को जो है मनोनीत किया जाता था, यानी कि 100 निर्वाचित होते, 40 मनोनीत किए जाते थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी, यानी से इसमें से जो है अधिकतम 26 जो है सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। यानी कि ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत जो है राज्य परिषद, यानी कि ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये राज्य परिषद, यही राज्य परिषद के तहत के 60 सदस्य, यानी कि इसमें 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित, यानी कि 33 का निर्वाचित तथा 27 सदस्य मनोनीत होने का प्रावधान था, यानी 27 को मनोनीत किया जाता था और 33 निर्वाचित होते थे 60 में से। और उसमें से यहाँ पर दिया गया ऊपर वाला में कि 20 सरकारी सदस्य हो सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, यानी कि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 यानी 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 यानी 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से कम में से एक बरार से, यानी कि सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाला सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, जिन्हें जो है गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उससे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 11 नंबर सवाल देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया? तो राइट आंसर सी, 1919 एक्ट। अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग विस्तार से। 12 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2 नंबर, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन सा सही है? राइट आंसर केवल बी सही है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 जो है सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी विधानमंडल के लिए आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 क्या है? तो सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोनों सही है।
यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ जो है 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। यानी कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो है ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगे। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। यानी कि भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। 1930 के दशक के अंत तक जो है यूरोपवासियों की उपलब्धता जो है भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर ए है 1919 का अधिनियम। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 के ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। यानी कि वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ जो है 23 दिसंबर 1919 के ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन जो फरवरी 1921 में किया गया था। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर, केंद्रीय विधानसभा का या कि निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? राइट आंसर पहला जो 1926, 1937, 1945। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। केवल वन, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। कौन सा सही है? ए और सी सही है। ए 1926 में और 1937 में। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926, वर्ष 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। यानी कि केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 16 नंबर देखिए सवाल, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर सी 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है भारतीय विधायिका यानी कि केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो है वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो है वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 61 नहीं होगा, 1909 नहीं होगा और 1919 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संघीय न्यायालय देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। 1937 में किया गया था, 1 अक्टूबर 1937 में
संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसके अंतर्गत? तब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय जो है निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर बी 1937 में। 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। 19 नंबर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर सी हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपमंजन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के प्रावधान के तहत संघीय विषयों सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया था। यानी प्रांतों में जो है द्वैध शासन का उपबंध कब किया गया था? तो किया गया था ये 1935 में, 1919 में किया गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो प्रांतों से केंद्र में द्वैध शासन के प्रावधान के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड। हालांकि ये केंद्रीय द्वैध शासन और प्रस्तावित भारत संघ के प्रावधान व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों के न जुड़ने के कारण संघीय व्यवस्था वस्तुतः अस्तित्व में ही नहीं आई। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? राइट आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राइट आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यद्यपि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो राइट आंसर आपका सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघ न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 23 नंबर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? राइट आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के
नाम से स्थापित करने पर प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को प्रदान की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 24 नंबर, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो राइट आंसर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा। 27 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 या सी और डी ऑप्शन देखना पड़ेगा। सी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर सी होगा। संघीय जो है ना वो 1935 से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो राइट आंसर सी, गवर्नर जनरल को। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। 30 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर केवल 1 होगा। ये वाला गलत होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत दोनों तथा देशी रियासतों को इकाइयों के रूप में सम्मिलित किया जाना था। हालांकि रियासतों के न जुड़ने के कारण यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी, अतः कथन 1 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 11 की सब-क्लॉज 1 के तहत रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेश संबंधी मामलों और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित गवर्नर जनरल के प्रकार पूरी तरह से उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत थे। अतः इन विषयों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखा गया था। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। हालांकि संघ राज्य संबंधियों के संदर्भ में कथन 2 सही हो सकता है, क्योंकि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों के विषय 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघीय विधायी सूची फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हिस्सा थे और गवर्नर जनरल भी परिसंघीय विधानमंडल का भाग था। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं, इस परिस्थिति में विकल्प सी सही उत्तर होगा।